नमस्कार दोस्तों। आज 6 जनवरी है और आज के द हिंदू में क्या और क्यों पढ़ें इसे लेके हम फिर से हाजिर हैं। आज जो सबसे पहली न्यूज है ये बहुत बड़ी न्यूज है। सुप्रीम कोर्ट थ्रॉट्स इविक्शन फ्रॉम रेलवे लैंड इन हल्द्वानी। हल्द्वानी में रेलवे स्टेशन के पास की जमीन में कहा गया है कि करीब 4,000 घर जो हैं वो अवैध रूप से रेलवे की जमीन पर बने हुए हैं और इसे लेके वहाँ के हाईकोर्ट ने, उत्तराखंड हाईकोर्ट ने यह दे दिया था कि इन्हें 1 सप्ताह के अंदर खाली करना चाहिए। अब इस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है और कहा है कि अब जब ये लोग काफ़ी दिनों से रह रहे हैं, मतलब 60-70 साल से रह रहे हैं, ये यहाँ पे लैंड फॉर 15 से 70 ईयर्स कुड बी इविक्टेड विद इन ए वीक। यदि 50 से 70 साल से रह रहे हैं और आप कह रहे हो कि 1 सप्ताह में खाली करो, तो ऐसा नहीं हो सकता। ये मानवीय एंगल भी है, क्योंकि वो बच्चे या उनके हॉस्पिटल या स्कूल, ये लोग कहाँ जाएंगे। इस तरीके की बातें करके उसे उस पर मतलब निर्णय पे रोक लगा दी है। अब यहाँ पे एक मामला बनता है, जो चिंताएं हैं कि इनमें से मान लेते हैं कि 70% लोग बहुत दिनों से रह रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि 30% लोग जो नए बसे हैं वो भी कवर अप हो गए। दूसरी बात, यहाँ पे यह मामला है कि इस तरीके से तो कहीं पे भी जमीनों का कब्जा करके घर बसा दिया जाए और फिर उसके बाद मानवीय आधार पे या इस तरीके के आधार पे हम कह दें कि हम यहाँ से कहाँ जाएंगे, है ना। तो इस प्रकार की जो चिंताएं हैं दोनों तरीके से होनी चाहिए कि वो व्यक्ति जो वहाँ पे 60 साल, 70 साल, 80 साल से रह रहा हो, उसे अचानक से नहीं निकाल दिया जाना चाहिए। साथ ही साथ प्रशासन यह भी देखे कि किसी नई जगह पे लोगों के द्वारा कब्जा किया जा रहा है जमीन, तो उसे रोकने का प्रयास करे। तीसरी बात कि इनमें से वो व्यक्ति जो बाद में धीरे धीरे कब्जा कर रहे हैं या जिनका हाल के वर्षों में कब्जा हुआ है, उनको सबसे पहले हटाया जाए, है ना। तो इस तरीके के कई वो बनते हैं, कई पहलू होते हैं और इन पहलुओं को देखते हुए तत्काल सुप्रीम कोर्ट ने राहत दी है। ये अच्छी बात है ना। लेकिन हमें अन्य पहलू भी देखना पड़ेगा कि यदि अवैध प्रवासी या अवैध लोग आते हैं, तो चूंकि हम जिस भारतीय उपमहाद्वीप में रहते हैं उसमें बांग्लादेश, म्यांमार या पाकिस्तान या कहीं से भी आने वाले लोग कोई अलग नजर नहीं आते। ना उनकी वेशभूषा अलग है, ना उनकी भाषा अलग है ना। तो इस तरीके से, और चूंकि भारत विविधताओं का देश है, दक्षिण पूर्व उत्तर पूर्व देख लीजिए, गुजरात देख लीजिए, नॉर्थ देख लीजिए, साउथ देख लीजिए, तो पूरे विविधताओं से भरा देश है। तो हम किसी को एथनिकली नहीं पहचान सकते, कि निर्जातीय रूप से नहीं पहचान सकते कि ये वहां का है तो इसे निकाल दिया जाए। तो इस प्रकार से हमारा ये मतलब सरकार का यह कर्तव्य बन जाता है कि इस तरीके के अवैध जो कब्जा है या अवैध रूप से जमीनों पे रह रहे हैं लोग, उनको पहले बसने ही ना दिया जाए। फिर ये नौबत नहीं आएगी। सरकार स्कूल बना देती है, हॉस्पिटल बना देती है, बिजली का कनेक्शन दे देती है, सब कुछ कर देते हैं और फिर कहते हैं कि आप यहां से उठ जाओ। तो दोनों बातें हैं, ठीक है, ये मामला है। इसके बाद जो अगली न्यूज है, रिपोर्ट आई थी अभी कि जो बीड़ी मेकर हैं, बीड़ी रोलर, है ना, जो छोटे छोटे बच्चे बीड़ी बनाते हैं, इनको हजार्डस, ये जो बीड़ी बनता है, इनको हजार्डस काम के रूप में घोषित किया जाए। आपने देखा होगा, और यह जो क्या है कि कई तरीके के बीमारियों को जन्म देने वाला है ना। तो इस प्रकार साथ साथ में इसमें कई मतलब बहुत कम पैसे मिलते हैं। 1,000 बीड़ी भरने पे 178 रुपया, या इस तरीके की बातें यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। तो इसी पे लेके पूरी की पूरी चर्चा ये की गई है, ठीक है, तो आप इसे पढ़ सकते हैं। इसके बाद जो अगली न्यूज है वो है नो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्शन फॉर स्टाफ टेकिंग पार्ट इन स्ट्राइक, ठीक है। तो ये एक बड़ी न्यूज है, नो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन फॉर स्टाफ टेकिंग पार्ट इन स्ट्राइक। स्ट्राइक में भाग लेने वालों को संवैधानिक सुरक्षा का दर्जा नहीं मिलेगा। द केरला हाई कोर्ट had reiterated that no state government employee, worker or association has the legal right to call for a general strike
or instigate the employee to strike in the guise of fundamental right of freedom of speech expression guaranteed by the constitution। मतलब स्ट्राइक का जो अधिकार है वो उसको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के तहत नहीं माना गया है ना। तो इसी के बारे में बात की गई है। आपको क्या पढ़ना है? फ्रीडम ऑफ स्पीच आर्टिकल 19(1)(a है ना। तो आपको ये पढ़ना है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच में किस प्रकार की चीज़ें आती हैं। अब एक बात समझिए कि जब आप आर्टिकल 19(1)(a पढ़ रहे हैं तो फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब सिर्फ बोलना नहीं होता, बोलना या अभिव्यक्त करना होता है। अभिव्यक्ति में क्या होता है? अभिव्यक्त करना होता है। अभिव्यक्त का मतलब क्या होता है? हम बोल के, इशारों से, चित्र के माध्यम से, कार्टून के माध्यम से, है ना, उसके बाद किसी आर्ट के माध्यम से यदि हम अपने विचारों को अभिव्यक्त करते हैं तो यह भी आर्टिकल 19(1)(a के तहत आता है ना। तो उसी पे यहाँ पे कहा गया कि जो स्टॉप टेकिंग पार्ट इन स्ट्राइक उसको कोई संवैधानिक अधिकार नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये है। उसके बाद जो अगली न्यूज है वो है एशियन एलिफेंट हैज लॉस्ट मोस्ट ऑफ इट्स ऑप्टिमल हैबिटेट रिजर्व, है ना। जो यहाँ पे एलिफेंट वाइंडिंग उदगमंडलम की बात की गई है, तो जो इसके ऑप्टिमल हैबिटेट हैं, जो इनके आवास क्षेत्र हैं या जो उनका एक क्षेत्र है, वो धीरे धीरे खोते जा रहे हैं। नीलगिरी रिजर्व की बात की गई है, तो आप एक मैप में देख लेंगे नीलगिरी रिजर्व। तो आखिर क्यों खोते जा रहे हैं? क्योंकि हम मानव की गतिविधियां इनमें बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं, है ना। तो अब यहाँ पे क्या होता है फिर? मैन और वाइल्ड कॉन्फ्लिक्ट, मतलब पशु और मानव के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट होता है या एक तरीके से टकराहट होती है। जैसे आपने देखा होगा इधर कि यहाँ पे तेंदुआ दिखा, यहाँ पे बाघ दिखे, यहाँ पे हाथी दिखा, हाथी ने घर तोड़ दिया, तेंदुआ ने हमला कर दिया। तो इस प्रकार की चीज़ें क्या होती है? जैसे आप कहोगे कि हमने घर बना लिया था, वहाँ पे तेंदुआ आ गया। तेंदुआ नहीं आया, हम उसके घर में चले गए। हम लोगों ने जगह ही नहीं छोड़ी उनके रहने के लिए, तो आखिर वो कहाँ जाएंगे, है ना। मैं ये नहीं कहता कि अच्छी बात है कि किसी को मार दे, लेकिन फिर भी आप समझिए इस बात को कि हम उनके घरों पे कब्जा करके रखें, तो वो कहाँ जाएंगे? अंततः वो वहीं पे विचरेंगे और क्या होगा? इसमें मानव के साथ संघर्ष तो होगा ही, मानव पशु संघर्ष तो बनेगा ही बनेगा, है ना। तो इस प्रकार की चीजें हैं। तो इसको रोकने के लिए क्या कदम उठाया जाए? इसको रोकने के लिए ये कदम उठाया जा सकता है कि हम मानवीय हस्तक्षेप कम से कम करें उन क्षेत्रों में। जैसे आपने अभी सुना होगा जिम कॉर्बेट में एक व्यक्ति को बाघ उठा के ले गया। अब बाघ उठा के कब ले गया? कि रात को वह वहां पे शराब पीने गया था। रात के 8 बजे जो आरक्षित क्षेत्र है उस क्षेत्र में वो शराब पी रहा था। तो उसे थोड़ी पता है कि आप शराब पी रहे हो या घूमने आए हो। रात को तो उसे खाना चाहिए, मिल गया तो ले गया, है ना। तो ये चीजें हैं। इसी प्रकार से ये जो है अब धीरे धीरे इसको कम कर रहे हो, फिर मानव संघर्ष बढ़ेगा और फिर आप कहोगे कि हाथियों ने उत्पात मचाया। हाथियों ने उत्पात नहीं मचाया, आपने उनके घर पे कब्जा कर लिया। ठीक है, इसके बाद है अगली न्यूज, स्टेबलाइजिंग टाइज विथ नेपाल इन अनसर्टेन टाइम्स, है ना। ठीक है, तो ये भारत और नेपाल के संबंधों के बारे में बात है, तो आप इसे पढ़ लेंगे। और साथ ही साथ जो उनका जो संवैधानिक मतलब चुनाव जो हुआ था वो भी काफ़ी अनिर्णायक रहा, तो उसके बारे में भी बात की गई है। तो आप इसे पढ़ लेंगे और कुछ ज़्यादा है नहीं, चीन और भारत के परिप्रेक्ष्य में लिखा गया है थोड़ा। उसके बाद है टुवर्ड्स मेकिंग इंडिया एन अपलिंकिंग हब, है ना। टुवर्ड्स मेकिंग इंडिया एन अपलिंकिंग हब जो है यहाँ पे यह आया है। 2 मेजर डेवलपमेंट in the television industry in India the last 2 years in 2021 केबल टेलीविजन नेटवर्क रूल 1994, है ना। तो ये यहाँ पे लिखा गया है कि हम कैसे जो है एक तरीके से बदल रहे हैं अपने आप को, है ना। अपलिंकिंग हब कैसे कर रहे हैं? जैसे एक यहाँ पे समझिए कि अर्लियर इंडियन ब्रॉडकास्टर वुड flight taps for foreign countries for uplinking. Now Indian teleports receive programs from foreign broadcast
अपलिंकिंग, है ना। तो किस प्रकार से हमारे जो सैटेलाइट्स हैं या जो हमारे दूरसंचार के साधन हैं वो किस तरीके से विकसित हो रहे हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। उसी पे बात की गई है कि कैसे हमारे जो चैनल हैं वो काफ़ी हद तक 24/7, या जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि कई कुछ दिनों पहले तक रात को बंद कर दिया जाता था या चैनल बंद हो जाते थे या वही न्यूज़ चलते रहते थे पुराने। लेकिन अब जो है, अब आप देखोगे कि जैसे ये समझिए कि एक नॉन रेसिडेंट इंडियन इन हांगकांग टू लॉन्च द कंट्रीज फर्स्ट प्राइवेट टेलीविजन चैनल GTV इन अक्टूबर 1992, है ना। तो इसी तरीके से भारत और विश्व के परिप्रेक्ष्य में ये बताया गया है कि किस प्रकार से भारत दूसरों पर निर्भर रहता था, अब यह जो है पूरे विश्व को सेवाएं प्रदान कर रहा है, और इसी पे बात की गई है। ठीक है, इसके बाद जो है इंडियाज प्लान टू डेवलप ग्रीन हाइड्रोजन, जैसे 19,744 करोड़ का जो मामला किया गया था उससे बात की गई है ना। 19,744 करोड़ नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को कल ही मैंने बताया था, तो दिया गया है। और इसके लिए क्या है, अभी यहाँ पे बताया गया कि व्हाट इज ग्रीन हाइड्रोजन। ग्रीन हाइड्रोजन का मतलब रिन्यूएबल एनर्जी के द्वारा हाइड्रोजन को एक तरीके से मतलब पानी के अणुओं को अलग कर, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग किया जाता है इलेक्ट्रोलिसिस के द्वारा, तो इसे ही ग्रीन हाइड्रोजन के नाम से जानते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि जो ऊर्जा, जिस ऊर्जा का उपयोग किया जा रहा है इस प्रक्रिया के लिए, वह नवीकरणीय होना चाहिए, सोलर हो, विंड हो, इस प्रकार की ऊर्जा का वो हो, है ना। तो इसी पे बात की जाती है। ठीक है, अभी यहाँ पे ये है कि ग्रीन हाइड्रोजन करेंटली अकाउंट फॉर लेस देन 1% ऑफ ग्लोबल हाइड्रोजन प्रोडक्शन, है ना। तो ये बताया गया कि कितना है, अभी उसी पे बात की गई। मिशन क्या है, हाउ विल मिशन सपोर्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन पे करेगा, चैलेंजेज क्या आएंगे, है ना। तो ये आपको पढ़ना है। मैं इसलिए संक्षेप में बताता हूँ ताकि आप उसको पॉइंट आउट करो और पढ़ो और उसे पॉइंट करके लिख लो, है ना। जैसे क्या ग्रीन हाइड्रोजन है, 2 से 3 लाइन में लिख लो। क्या दिक्कतें हैं या क्या भी स्थिति है, उसको 2-3 से 3 लाइन लिख लो। ये मिशन क्या है, उसको 2-3 लाइन में लिखो। हाउ विल मिशन सपोर्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन, प्रोडक्शन को कैसे सपोर्ट करेगा, इस पे लिखो। क्या चैलेंजेज आएंगे, इसको लिखो। तो इस प्रकार से एक पेज में एक नोट्स बन गया, है ना। तो ये नोट्स बन गया और यहाँ पे ग्रीन हाइड्रोजन मिशन लिख दो। तो इससे क्या होगा कि एक पेज तैयार हो गया। यदि ग्रीन हाइड्रोजन मिशन पे कुछ भी आता है तो आप यहाँ पे छोटे छोटे नोट कर सकते हो, है ना। तो इस प्रकार से आपके नोट्स भी तैयार हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद है वाई इज जापान ऑफरिंग मनी टू मूव आउट टोक्यो। एक बहुत अच्छी बात है, मतलब ये समझो कि 3 लाख येन एंड हैज बीन रेज्ड टू रिड्यूस पॉपुलेशन कंसंट्रेशन इन कैपिटल एरिया। पॉपुलेशन का कंसंट्रेशन इतना ज़्यादा हो गया, घनत्व तो इतना ज़्यादा हो गया कि उसको कम करने के लिए 1 मिलियन, है ना। लोकल मीडिया रिपोर्ट्स जापान विल पे अप टू 1 मिलियन येन पर चाइल्ड टू फैमिली इफ दे मूव आउट द टोक्यो मेट्रोपॉलिटन एरिया। दिस अमाउंट वाज प्रीवियसली 3 लाख येन। 3 लाख येन था, उसको 10 लाख येन कर दिया गया, मतलब 6 लाख रुपए दिए जाएंगे यदि तुम वहां से बाहर चले जाते हो तो। कंसंट्रेशन इन द कैपिटल एरिया, द न्यू रूल विल बी इम्प्लीमेंटिंग स्टार्टिंग अप्रैल, द रिपोर्ट एडेड। इतना ज़्यादा जनसंख्या घनत्व हो गया कि उसे बाहर जाने के लिए वो जापान की सरकार जो है टोक्यो से इतना पैसा दे रही है। आखिर इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? इसकी ज़रूरत इस तरीके से पड़ती है कि जापान जो एक छोटा देश है ना, बहुत बड़ा देश नहीं है, और जनसंख्या घनत्व यदि टोक्यो में बहुत ज़्यादा बढ़ता जाएगा, विश्व की डेंस, तो उतने जनसंख्या के लिए उतने संसाधनों का निर्माण करना लगभग असंभव हो जाता है ना। सिर्फ रहना नहीं है ना, उनके स्वच्छ रहने के, स्वास्थ्य के साधनों का भी तो इंतजाम करना होता है। बिजली का, घर का, पानी का निकास, कूड़े का प्रबंधन करना, इस तरीके की चीज़ों का प्रबंधन करना एक बहुत बड़ा चैलेंज आता है, और इसके कारण से जापान सरकार ऐसा कर रही है। तो क्या भारत में ऐसा किया जा सकता है? भारत में ऐसा किया जा सकता है?
ये आपके लिए छोड़ रहा हूँ, आप इस पे लिखेंगे, है ना। फॉलोइंग प्रोटेस्ट सेंटर स्टॉप पारनाथ प्रोजेक्ट। पारसनाथ में एक प्रोजेक्ट बन रहा था सम्मेद शिखर जी में, उसमें कहा गया था कि अब ये जो है धार्मिक स्थल की जगह में पर्यटक स्थल घोषित किया जाएगा, और इसी का विरोध कर रहे थे क्योंकि पर्यटन स्थल घोषित करने के बाद वहाँ पे मांस मदिरा या बहुत सारी चीज़ें जो हैं वहाँ पे यूज करने लगते लोग, और इसके कारण से जैन समुदाय द्वारा इसका विरोध किया जा रहा था। चूँकि जैन समुदाय शाकाहारी होता है और उस संध्या के बाद खाना पीना बंद हो जाता है, इसके कारण से ये विरोध किया जा रहा था। साथ ही साथ 3 जगह और थी, एक नाम है इटखोरी, देवघर और साथ ही में रुद्रप्पा। इन तीनों के लिए भी धार्मिक स्थल या पर्यटन स्थल से नाम वापस ले लिया गया। अब इन्हें धार्मिक स्थल ही कहा जाएगा ताकि यहाँ पे इस तरीके की चीज़ों का प्रयोग ना हो सके। तो आपको यह जरूर जानना है, ये जो इटखोरी है ये बौद्ध जैन और हिंदू धर्म के तीनों धर्म को यहाँ तीनों धर्म के चिन्ह यहाँ अवशेष मिलते हैं। 200 BC से लेके 1200 AD तक का ये इसका वो रहा है। तो आप इसे देख लेंगे, गूगल पे भी गूगल कर लेंगे इटखोरी को, ठीक है। तो ये में भी पूछा जा सकता है प्रारंभिक परीक्षा में, है ना। तो ये मामला था। इसके बाद है UGC अनविल ड्राफ्ट नॉर्म्स अलाउ फॉरेन यूनिवर्सिटी टू सेटअप कैंपसेस इन इंडिया, है ना। UGC जो है वो क्या कह रही है कि यहाँ पे कैंपसेस बना सकती है, और इसी के लिए ड्राफ्ट नॉर्म्स अलाउ फॉरेन यूनिवर्सिटी सेटअप कैंपसेस इन इंडिया। तो ये अच्छा कदम है कि विदेशों के कई विश्वविद्यालय भारत आके यहाँ पे अपने कैंपस खोलेंगे, यहाँ पे ब्रांच खोलेंगे। तो एक तरीके से ये शिक्षा के क्षेत्र में एक अच्छा कदम होगा, क्योंकि हमें दूसरे देशों से या दूसरे देशों की टेक्नोलॉजी के लिए या दूसरे देशों के टीचर मिले तो ये हमारे लिए बेहतर होगा। तो हम चीज़ों को सीख पाएंगे, नई चीज़ें कर पाएंगे, और नए तरीके से पढ़ने का अनुभव भी हमें मिलेगा, ठीक है। तो ये भी अच्छी न्यूज़ है, और ये इसको आप देख लीजिएगा कि शिक्षा के क्षेत्र में किस प्रकार के बदलाव किए जा सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे इसके लिए कंसर्न की बात की गई है, रीजनेबल फी की बात की गई है, ठीक है। उसके बाद जो अगली न्यूज़ है, रिटेल ऑटो सेल्स स्लाइड इन दिसंबर टू टेक हिट इन Q4। तो जो रिटेल ऑटो सेल था वो कम हो गया है ना, Q4 में कम हो गया है, और इसी पे बात की गई है। उसके बाद एक बहुत बड़ी न्यूज़ है, अमेजन जॉब कट्स टू एक्सीड 18,000 लोगों को वो निकालेगा, है ना। ये लगभग 6% लोग हैं, 3 लाख लोग काम कर रहे हैं, जिसमें 6% लोगों को नौकरी से निकाल दिया जाएगा अगले कुछ दिनों में। तो यह समझिए कि ये हम लोग पहले ही आशंका जता रहे हैं कि विश्व में आर्थिक मंदी आएगी, और यदि 18,000 लोगों को निकाल दिया जाए तो कई तरीके से प्रभावित होंगे लोग। इनमें बेरोजगारी दर बढ़ेगी, साथ ही साथ इनके जो खर्चे या इनके जो समाज के जो आमदनी के स्रोत हैं वो कम हो जाएंगे, जिससे क्या होता है क्रय शक्ति कम हो जाएगी और मंदी की आशंका बढ़ते चले जाएगी, ठीक है। तो इसी पे ये मामला था, और ये अभी नहीं पता है कि ये भारत में कटेगा या पूरे विश्व में कहाँ पे निकाला जाएगा, इसके बारे में डिटेल नहीं पता है। तो खैर देखते रहते हैं। अभी बहुत सारे लोगों ने, फेसबुक ने, गूगल ने, है ना, निकाला है इस तरीके से। तो अमेजन भी अब इसी राह पे चल पड़ा है। तो खैर ये देखा जाएगा अभी। तो आज के लिए इतना ही था, और यदि आपने लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। फिर मिलते हैं कल क्या और क्यों पढ़ें के साथ। धन्यवाद।